हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आ गए हैं हम वापस आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर हर साल हर सेशन में आपके लिए चलती है मैराथन सीरीज। ये इस साल हमारी होने वाली है अप्रैल एग्ज़ाम 2025 के लिए मैराथन सीरीज। इसमें मैं आपको, अगर आपको एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा डर है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करना है, वो सारी बातों का अगर आपको डर है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डर छूमंतर हो जाएगा। कैसे आपको मैं समझाऊंगी और साथ साथ सॉल्व भी करवाऊंगी आपका क्वेश्चन पेपर, और उससे हमें क्या आइडिया मिलता है। मतलब क्वेश्चन पेपर को जब आप करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि देखो ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके का पैटर्न है, ऐसा आने वाला है, तो आपको ये दिमाग में हो जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, इस पूरी वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 100% पास आप हो सकते हो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हो तो। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मुझे आज करनी है, जो कि आपको एंड में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखने को आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो उस समय पर आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक कोई भी कॉपी, रफ कॉपी आप लेकर साथ में बैठिए। मैं आपका क्वेश्चन रीड करूंगी, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा अपने पेन और कॉपी के साथ कि आप इसका आंसर अपनी कॉपी पर लिखो। ठीक है, अगर आपका सही आता है तो वेल एंड गुड है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको नहीं पता चल रहा है इसका क्या आंसर होगा, तो आपको वीडियो को अनपॉज करके आंसर को देखना है और अच्छे से फिर समझना है। इससे दो काम होंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी और एक वो चीजें जो आपको नहीं पता है कैसे करनी है, वो चीजें भी आपको आज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं उन बच्चों के बारे में भी बात कर लेती हूँ भाई, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है। देखो एनआईएस में बाइफरकेशन हुआ है, आप सभी को पता होगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में आपके टीएमए के सारे चैप्टर्स एंड सेकंड पार्ट में वो चैप्टर्स हैं जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको आधा, मतलब जो आपको एनएस ने बोला है थ्योरी के लिए उतना ही सिलेबस पढ़ना है। अब ये सिलेबस ना काफी बड़ा सरदर्द रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए कि हम इसको कैसे कंप्लीट करें, क्या हमें करना होगा, कितना पढ़ना होगा, कितना जरूरी है, कितना नहीं। तो इसको मैंने बहुत आसान कर दिया है, एक इतना आसान तरीका या इतना आसान तरीके से मैंने आपको सिलेबस YouTube पर फ्री पढ़ा रखा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको हमारे YouTube चैनल पर आना है जिसका नाम है टीएच क्लासेस, और यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 4th नंबर पर ये प्लेलिस्ट मिलने वाली है, NIS क्लास 12th ऑल चैप्टर एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे आप 2025 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आगे 2026 में एडमिशन लोगे, किसी भी सेशन के लिए ये वाली प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है हिंदी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने, अगर आप इसको पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो इसमें मैंने आपके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करवा रखा है इतने बेहतरीन तरीके से कि फ्री में आपको इतना बढ़िया कंटेंट कोई नहीं देगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया हुआ है, और जितना भी आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आपको करने हैं वो सभी मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखना है आपको। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट करना है, और इसके साथ साथ मैंने ना सिर्फ चैप्टर, आपकी हिंदी व्याकरण भी कंप्लीट करवा रखी है, तो ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो ये क्वेश्चन पेपर की वीडियो आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको जो वीडियो अब हम बना रहे हैं उसको आपको पूरा देखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसको आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखो पूरे सिलेबस, न्यू सिलेबस में 34 क्वेश्चंस आपको पूरे टोटल मिलने वाले हैं, और ये 34 क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या करना है वो सब भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होगा एज यूजुअल।
उसके बाद यहाँ पर ये जो कोड नंबर है ये आपको आपके आंसर शीट पर फिल करना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर ये हिंदी 301 वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, डेट एंड डे ऑफ एग्जाम यहाँ पर फिल करना है आपको, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स। कुछ सामान्य अनुदेश होते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ से आपका मेन सिलेबस, मेन जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जो कि होने वाला है 3 घंटे का, और इसमें 100 नंबर का ये पूरा पेपर रहने वाला है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपका मेन पेपर है। ये जो उपयुक्त विकल्प है उनको आपको लिखना है। अब देखो बाइफरकेशन के बाद ना आपका क्वेश्चन पेपर काफी इजी बना दिया गया है थ्रू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको पता होंगे क्या होते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन होता है उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और चारों में से जैसे यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है उस पर आपको टिक लगाना है, और वो आपका आंसर अगर आपने ठीक किया है तो सही होगा, ठीक है। इससे आपका इजीनेस कैसे बनती है, अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर वेट अ मिनट, यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, ये पूरी आपकी आंसर शीट है। यहाँ पर आप रोल नंबर वगैरह लिख लेंगे और स्कूल की आईडी वगैरह। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ये मैं वो तरीका बता रही हूँ, पहले यहाँ से लाइन खींच लेना रूलर से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे और ये पूरा लाइन मतलब स्पेस खाली छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे से ही आंसर नंबर 1 लिखोगे। अब जैसे हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थे कहिया मोहन दो, माँ कहिया सस्तो, लियारी तराजा तोल, तो पंक्ति में तराजू पर तोल कर लेने से क्या अभिप्राय है। अगर आपने अब तक मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो देख ली है सारी की सारी, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब इसमें हमने पढ़ा था, तो जो पंक्तियां हैं जिसमें कि जो मीराबाई हैं, मीराबाई अपनी सहेलियों से कह रही हैं कि तुम मुझे महंगा कह रही हो। क्या महंगा कह रही हो, मीराबाई से उनकी सहेलियां कहती हैं कि तुम्हें जो कृष्ण का प्रेम है, उनकी भक्ति है, काफी महंगी पड़ गई है। तो मीराबाई उन्हें जवाब में कह रही है कि तुम कह रही हो महंगा, मैं कहती हूँ सस्ता, मैंने तो ये तराजू में तौल कर लिया है। अब जब भी हम तराजू में तौल कर लेने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने काफी सोच समझकर ये निश्चय किया है, या सोच समझकर हमने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, जैसे मीराबाई के लिए। तो यहाँ पर तराजू पर तोल कर लेने से क्या मतलब है, सोच समझकर निर्णय लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अब आपको इसको लिखना कैसे है, देखो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, लाइन छोड़ दी, उसके बाद आंसर नंबर 1 लिखा, क पार्ट लिखा, और यहाँ पर आप पूरा लिखोगे सोच समझकर निर्णय लेना, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों आपसे लिखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आंसर लिखा 1, उसके बाद क लिख दिया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ देना, पर ये वाली लाइन जो है ना ये जरूर लिख देना भाई, क्योंकि भाई इतना बड़ा मतलब लाइन है नहीं कि आपको लिखने में काफी टाइम लगे, ठीक है। तो ये लिखकर जरूर आना, सिर्फ क लिखकर मत छोड़ के आ जाना, इससे एग्जामिनर को भी आसानी रहती है चेक करने में, और फिर उसका भी ज्यादा टाइम नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे आपके ना कविताओं में से लिए गए हैं क्वेश्चन, या फिर आपके चैप्टर्स के बीच में से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। इस बात को मैं बार बार जोर दे के कह रही हूँ ताकि आपका आसानी से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सारी वीडियोस आई थिंक 18 या 17 कुछ वीडियोस हैं, उनको अगर आप देख लोगे ना, मेरी गारंटी है आप हिंदी में आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और ये मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया इतना बेहतर है। चलिए, कब को टेरत दीन रट, दोहे में सांसारिक हवा लगने के उल्हाने से भक्ति के कौन से भाव की पुष्टि होती है, उचित विकल्प चुनकर लिखना है हमें। देखो ये जो कब को टेरत दीन रट, ये है बिहारी का दोहा, ठीक है, बिहारी का दोहा है। तो बिहारी जी अपने मतलब भगवान को ये कह रहे हैं कि आपकी मैं कब से राह देख रहा हूँ। टेरत का मतलब होता है कब से राह देखना या कब से पुकारना। मैं गरीब, दीन मतलब होता है गरीब, मैं गरीब कब से आपकी राह देख रहा हूँ, कब से आपका नाम रट रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी सांसारिक हवा लग गई है, यानी कि आप भी संसार के जैसे हो गए हो, जो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, जो किसी की बात नहीं सुनता, वो संसार है, ठीक है। तो आप भी संसार जैसे हो गए हो, और इस उल्हाने से भक्ति का कौन सा भाव निकल के आता है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सी अंतरंग भाव, ठीक है, अंतरंग भाव।
इसका आंसर होना चाहिए सी, लेकिन इसमें सिर्फ सी आंसर नहीं दिया हुआ है, केवल बी केवल डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इस वाले में सी और ए दोनों दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। एक मिनट, अरे लाइट चली गई, अरे दिक्कत बन गई यार। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। तो देखो सिर्फ अंतरंग हमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका आंसर सख्य भाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक अपने सखा की तरह भगवान से कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें अंतरंग भाव साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये दोहा भी दिखाना चाहूंगी, जो दोहा है ये, कब को टेरत दीन रट होत ना श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। ठीक है, ये बिहारी जी हैं, इनका दोहा है कि मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, मैं गरीब कब से तुम्हारे नाम को रट रहा हूँ, और तुम फिर भी श्याम यानी कि कृष्ण भगवान की तुम फिर भी मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे हो, है ना। तुम तो जगत गुरु हो, जगन्नाथ हो, और तुम तो सब जानते हो, लग रहा है तुम भी जग जैसे हो गए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, पद्माकर द्वारा रचित कविता में कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें होली के त्योहार का वर्णन किया गया है, इसका आंसर है क। अच्छा, ये जो आपका पूरा ये जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका पीडीएफ भी आपको, और इसके अलावा जो आंसर्स मैं अभी करवाने वाली हूँ इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है टीएच क्लासेस। ठीक है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर सारा सब कुछ, मतलब इसका भी पीडीएफ और वो आंसर्स का भी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, परशुराम के उपदेश कविता के संदर्भ में चट्टानों की छाती से दूध निकालो, ये इससे क्या मतलब बनता है। तो परशुराम के उपदेश कविता में चट्टानों की छाती से दूध निकालने का ये मतलब है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो इसका आंसर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, इसमें आंधी किसका प्रतीक है ये हमें बताना है। तो आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, इसमें अगर आप इस कविता को या उसको पढ़ोगे तो उसमें कवि कहता है कि वो एक सैनिक ही क्या, या वो एक सोल्जर ही क्या, इंसान ही क्या, जो कि बाधाओं को देखकर या शत्रु को देखकर डर जाए, है ना। तो आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई बाधा आ रही है और उसको देखकर आपके मन में उमंग नहीं भर रही है, तो वो कोई आंधी है, वो कोई बाधा नहीं है। तो आंधी इसमें है बाधा का प्रतीक। वैसे पोयम में अगर आप देखोगे तो आंधी को शत्रु का प्रतीक बताया गया है, लेकिन शत्रु आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर बाधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गई है पीर पर्वतों सी, पर पीर क्या होता है, पीड़ा, यानी कि आपका जो दुख है वो पर्वतों जैसा हो गया है। तो इसमें पीर का पर्वतों के समान होना, ये क्या अभिप्राय है, यानी कि पर्वत कैसे होते हैं, बहुत बड़े विशाल होते हैं। तो हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दुख है, वो पर्वतों के समान हो गया है, यानी कि विशाल हो गया। इसका आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार कविता के कवि के घर से कभी कोई बिना मिले क्यों नहीं लौटा। तो संयुक्त परिवार खुद ही बता रहा है ना। संयुक्त परिवार वो परिवार जहां पर दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची ये सब रहते हैं। तो कवि कहता है कि हमारे उस पैतृक घर से, पैतृक का मतलब है मेरे जो पिता का घर था, वहां से कभी भी कोई बिना मिले नहीं लौटता था, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई हमेशा रहता था उसको अटेंड करने के लिए, अतिथि को। लेकिन वहीं जहां पर कवि जो है वो अपने घर को देखता है, तो उनके घर पर कोई मिलने आया था और ताला लगा होने के कारण वो मिलकर नहीं जा पाता है। तो उसके घर से कभी कोई बिना मिले क्यों नहीं लौटता था, क्योंकि वहां पर संयुक्त परिवार था। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार होने के कारण। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में होता कि कवि के घर से वो बिना मिले क्यों लौट जाते हैं, कोई भी गेस्ट था, तो इसका आंसर होता घर में ताला नहीं लगे होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़िया कविता में भेड़िया किसका प्रतीकार्थ है, यानी कि भेड़िया किसका प्रतीक बताया गया है। सामूहिक चेतना का,
हिंसा का, शोषक वर्ग का या शोषित वर्ग का? तो भेड़िया जो है उसमें शोषक वर्ग का प्रतीक बताया गया है। शोषक वर्ग वो होता है जो कि दूसरों का शोषण करता है, और शोषित वर्ग वो होता है जिसका शोषण हुआ हो। यहाँ लिख दूं मैं, जिसका शोषण होता है वो तो शोषित है, ठीक है, और जो शोषण करता है, जो शोषण करता है वो शोषक होता है, ठीक है। तो भेड़िया कैसा होता है? भेड़िया एक सेल्फिश होता है ना, भेड़िया हमेशा अपने से छोटे प्राणियों को दबाने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर है ग, शोषक वर्ग का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत पार्ट में शामनाथ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि वो कौन से वर्ग से है? तो इसका आंसर है ग, मध्यम वर्ग से। हालांकि अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग से बताया गया है शामनाथ को, लेकिन आप इसमें आंसर में लगाओगे मध्यम वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामनाथ और उसकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत क्यों नहीं थी? क्योंकि चीफ की दावत का प्रबंध करने में वो काफी ज्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से उनको पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, चीफ की दावत का प्रबंध करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ की दावत पाठ साहित्य की किस विधा में लिखा गया है, यानी कि कौन सी विधा? साहित्य की कई सारी विधाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कहानी, निबंध, संस्मरण, एकांकी। संस्मरण का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने किसी भी वाक्य को याद कर रहा है और उसको लिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने भी वो चीजें याद आ रही हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। और कहानी जो है वो पूरी प्रॉपर बताई जाती है, ठीक है। तो चीफ की दावत जो पाठ है वो कहानी के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ के वयोवृद्ध साहित्यकार जेब में क्या रखकर घूमते थे? तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो पीढ़ियां और गिट्टियां तो हमने पढ़ा था कि वयोवृद्ध जो थे वो अपनी जेब में निमोनिया की दवाई रखकर घूमते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया की दवा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में मंदिर में स्थापित देवताओं के नाराज होने का क्या कारण था? क्योंकि युवा जो थे वो अपने जीवन का आनंद ले रहे थे और जो देवता थे उनको मंदिर में एक तरह से स्थापित कर दिया गया था और वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे थे। वो ये सोच रहे थे आज ये जो काम कर रहे हैं उनकी जगह कल हम भी हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा युवाओं के द्वारा जीवन का आनंद लेना। 14th क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में कुटज के पेड़ को कूटज कहना उचित क्यों है? ठीक है, कुटज के पेड़ को कूटज कहना अधिक उचित इसीलिए है क्योंकि उसने कहा था कि वो घिरी कूट पर उत्पन्न होता है और कूट यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो कुटज को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। अच्छा देखो ये कुटज जो चैप्टर है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका चीफ की दावत चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दो चैप्टर को ढंग से अच्छे से पढ़ना। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे में यक्ष ने किन फूलों से मेघों की अभ्यर्थना की थी? तो आपने चैप्टर पढ़ा है कुटज तो उसमें लिखा था कि यक्ष जो था उसे कोई फूल नहीं मिले तो इसलिए उन्होंने मेघों की अभ्यर्थना कुटज के फूल से की थी। ठीक है, कुटज को बड़भागी क्यों कहा गया है? तो कुटज को बड़भागी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो कालिदास के काम आता है। कालिदास के काम आने के कारण, क्योंकि कालिदास के पास कई सारे फूल थे, चंपा के भी, चमेली के भी, लेकिन उन सबको छोड़कर उन्होंने कुटज के फूलों से अपनी जो है पूजा को पूरा खत्म किया था, तो इसलिए कहा जाता है कि कुटज को बड़भागी कहा गया है, मतलब बड़े भाग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर जेल की नीचे की 4 कोठरियों को काल कोठरियां क्यों कहा जाता है? तो नीचे की जो 4 कोठरियां थी उनको काल कोठरियां इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर फांसी दी जाने से पहले कैदियों को रखा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, क्योंकि वहां पर फांसी दी जाने से पहले कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, इसका आंसर है ख, ये वहां रखने के कारण, क्योंकि उसको काल कोठरी इसलिए कहा जाता था कि जितने पे कैदी आते थे ना उनको फांसी अगर दी जानी है तो उससे कुछ दिनों पहले वहां पर उन सेल्यूलर जेल के नीचे की जो 4 कोठरियां थी वहां पर उसको रखा जाता था। मैंने ये चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आप देख लेंगे। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, अच्छे पत्र का गुण नहीं है, इसमें से कौन सा गुण नहीं है ये बताना है। ठीक है, कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे नहीं को पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है। अच्छे पत्र का कौन सा गुण नहीं है? तो संक्षिप्तता का मतलब होता है डिटेल में समझाना। तो क्या एक पत्र को अगर हम डिटेल में समझा रहे हैं तो वो तो उसका गुण होगा। प्रभावशीलता यानी कि उसमें प्रभाव होना चाहिए, ये भी गुण है। सरलता यानी वो सिंपल होना चाहिए, ये भी एक गुण है। क्लिष्टता यानी उसको मुश्किल बनाना। क्या मुश्किल बनाना पत्र को एक गुण होगा उसका? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, क्लिष्टता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th, टिप्पण पर सहायक किस और हस्ताक्षर करता है? यानी कि जो आपका हस्ताक्षर होता है टिप्पण के ऊपर वो कौन सी साइड होता है? बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में या ऊपर की ओर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर जो है हस्ताक्षर होते हैं टिप्पण पर। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे बोला गया है हमारी सोसाइटी में दो गार्ड हैं, कथन प्रयुक्ति के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी कि अगर आपने मैंने आपको चैप्टर करवाया हुआ है हिंदी भाषा के प्रयुक्ति क्षेत्र, ठीक है, उसमें हमारे अलग अलग जो सेंटेंसेस होती है, हमारी बोलचाल की भाषा में अलग तरीके के सेंटेंस बोले जाते हैं, साहित्यिक हिंदी में अलग, कार्यालय हिंदी में अलग और संचार माध्यम की हिंदी में अलग। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर बोला गया है हमारी सोसाइटी में दो गार्ड हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ये इंग्लिश का शब्द है गार्ड भी इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी का शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये जो है ये हमारे सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी है जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों को मिक्स करते हैं। तो घ इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे आते हैं हमारे एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन खत्म। अब हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से 21 से एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर। तो ये आपके 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 3 मार्क्स का है, एक एक नंबर का है, ठीक है, और तीनों ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। फर्स्ट में पूछा गया है अंडमान डायरी पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा अंडमान डायरी, उसमें आपके लेखक का क्या नाम है? उसमें लेखक का नाम है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा, ठीक है, और इसका आंसर भी मैं प्रॉपर दिखा देती हूँ। श्रीकांत वर्मा अंडमान डायरी के लेखक हैं। नेक्स्ट है कुटज पाठ के आधार पर लिखिए कि नाम किसे कहते हैं। तो नाम किसे कहते हैं? कुटज के आधार पर नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगती है, ठीक है, तो जिसको समाज जो है मुहर लगाता है उसी को हम नाम कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने कुटज चैप्टर पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत राम का प्रेम पाठ किस छंद में लिखा गया है? तो भरत राम का जो पूरा प्रेम वाला पाठ हमने पढ़ा था वो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहे में 2 लाइंस आती है और चौपाई में 4 लाइंस आती है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो दोहा और चौपाई दोनों ही छंद उसमें आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है सही या गलत बताना है। अर्ध सरकारी पत्र प्रथम पुरुष में लिखे जाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? तो अगर आपने देखा हो तो अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं वो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, प्रथम पुरुष में नहीं लिखे जाते हैं। प्रथम पुरुष में कौन से लिखे जाते हैं? प्रथम पुरुष में लिखे जाते हैं सरकारी पत्र, ठीक है, सरकारी पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, इसका आंसर है गलत। अब नेक्स्ट है सेकंड, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किसी मंत्रालय या प्रभाग के भीतरी पत्र व्यवहार में किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? सर्कुलर जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। कोई भी मंत्रालय या कोई भी प्रभाग है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, उसमें अंदर ही पत्र व्यवहार करना है तो उसमें कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सही। नेक्स्ट है अंतिम राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। ये गलत है, सरकारी पत्र नहीं लिखे जाते हैं। अंतिम राशि अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप आवेदन पत्र लिखते हो, ठीक है, आवेदन पत्र लिखते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। आई होप आप समझ गए होंगे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। अब आपको क्या करना है, एक काव्यांश आपको दिया हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और सभी जो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें सबसे सही आंसर जो आपको लगे वो आपको भरना है। अब अगर आप इस काव्यांश को देखेंगे तो हमने इसे पढ़ा हुआ है, सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबू छरु भारू। अगर आपने भरत राम का भ्रातृ प्रेम अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसी से ये दोहा मतलब उसी से ये काव्यांश पूरा लिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि जो भरत हैं वो अपने सारे
भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब मैंने जो राम के बारे में भगवान मुनि ने जो भी मतलब भगवान मतलब ऋषि मुनि ने जो भी वचन कहे हैं उन सबको मैंने सुना और मैं ये समझता हूँ कि इसके आगे मैं क्या कहूँ और मेरी आंखों में जो है जल बह रहा है। ठीक है, ऐसा सब कुछ हमने इसमें पढ़ा था। सो हमारा इसके आंसर क्या निकलेगा, किसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, राम के, भरत के, केकई के या मुनि के। तो यहाँ पर देखो, पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज नयन यानी कि जो आंखें हैं उनमें से जल निकल रहा है, आंसू बह रहे हैं। तो ये कह रहा है भरत, भरत की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे पूरी सभा में। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर मतलब पढ़वा नहीं रही हूँ क्योंकि ये पूरा काव्यांश आपके बुक में से ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का पार्ट देख लेते हैं सेकंड। गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? गुरु वशिष्ठ ने राम के मन की बात कह दी थी, भरत के मन की बात कह दी थी, या राम को अयोध्या चलने को कहा या भरत को चुप रहने को कहा? तो गुरु वशिष्ठ ने भरत के मन की बात कह दी थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाली लाइन में, ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। भरत यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुनि हैं, ठीक है, मुनि वशिष्ठ हैं, उन्होंने मेरे सारे मन की बात कह दी, अब इससे आगे मैं क्या कहूँ राम भगवान से। ठीक है, मतलब गुरु के आगे बोलना अनादर ही होगा, मतलब सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भरत के मन की बात कह दी। राम के स्वभाव की क्या विशेषता है? वो छोटों से प्रेम नहीं करते हैं, दृढ़ पूर्वक बोलते हैं, गुरुजनों पर क्रोध करते हैं, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप भगवान राम की ये स्वभाव की विशेषता बता सकते हैं। ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर लास्ट यही होगा कि वो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। भगवान राम की यही विशेषता है उनके स्वभाव की। नेक्स्ट है, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी। पंक्ति में मोह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगर यहाँ पर आप ये लाइन पढ़ोगे तो भरत ही ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो यहाँ पर मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनीस न कबहू देखी। यानी कि भरत कहते हैं भगवान राम के, मतलब ये पूरा जो वाक्य है ना, ये पूरा जो काव्यांश है पूरा भरत ने ही कहा है कि मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा कृपा है, सबसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर है भगवान राम की। इन्होंने तो कभी खेलते हुए भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, और खुद हार जाते थे और हमें जिता देते थे। ठीक है, तो ऐसा हमने पढ़ा भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो मोह है मतलब मैं ये जो है ये भरत कह रहा है, तो इसका आंसर है भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत की आंखें सदैव किसकी प्यासी बनी रही? राम के दर्शनों की, राम के प्रेम की, माता केकई के प्रेम की, या राजा दशरथ के प्रेम की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है राम के प्रेम की। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कहते भी हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राम का प्रेम चाहिए, मेरी जो आंखें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा तरस रही हैं। मैं प्रभु कृपा रीति जित जोही, हारे हूँ खेली जितावही मोही। ठीक है, इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा राम के प्रेम की। नेक्स्ट, नेह जल में कौन सा अलंकार है? नेह जल में उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, यो रूपक है। अच्छा, मुझे कमेंट में बताओ, अलंकार आपको करवाने हैं डिटेल में तो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं अलंकार के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आप अलंकार अच्छे से समझ सकते हो। तो इसका आंसर फिलहाल नेह जल का है, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ों के सम्मुख मुंह ना खोलना। इसका क्या मतलब होता है? उनसे डरना, दबाव सहन करना, उन्हें प्रसन्न रखना, या शिष्टाचार की परंपरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ, शिष्टाचार की परंपरा है कि हम अगर बड़ों के सम्मुख मुंह नहीं खोल रहे तो इसका मतलब हम उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको विकल्प को चुनकर लिखने हैं, और ये 7 नंबर का है, 7 नंबर का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शैशवाकालीन
शैशवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय प्रवाह का पाठ ज्यों-ज्यों चौड़ा होता जाता है, त्यों-त्यों हमारी स्मृति में अनजाने की ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। शैशव की चित्रशाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है, उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चटकीले होते चलते हैं कि हम वार्धक्य की धुंधली आंखों से भी उन्हें प्रत्यक्ष देखते रह सकते हैं। पर जिनसे ऐसा संबंध नहीं होता, वे फीके होते होते इस प्रकार स्मृति से धुल हो जाते हैं कि दूसरों के स्मरण दिलाने पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है। मेरे अतीत की चित्रशाला में बहन सुभद्रा से मेरे साक्ष्य का चित्र पहली कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उसकी सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता में स्पष्ट हैं। तो अगर आप ये पूरा यहाँ तक पढ़ते हैं और आपने प्लेलिस्ट देखी हुई है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये महादेवी वर्मा इसकी रचयिता है। ठीक है, उनके चैप्टर में हम देखते हैं, महादेवी वर्मा ही शायद चैप्टर का नाम है, जिसमें कि वो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उनके साथ पढ़ती थी, हॉस्टल के दिनों में उनके साथ रहती थी। ठीक है, और वो उनसे कुछ लगभग 2 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से उनके बीच में, मतलब ये महादेवी वर्मा जो थी ये कविताओं में शौक रखती थी और लंबे लंबे गद्यांशों में शौक रखती थी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी जो भी ये गलतियां करती थी उनको बताती थी, लेकिन फिर भी इनके बीच कभी भी इस तरीके का संबंध नहीं रहा कि एक दूसरे से जलती हों। ठीक है, हमेशा ही ये प्रेम से अच्छे से रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने जो यादों के दिन हैं उनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बता रही हैं कि किस तरीके से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम बुढ़ापे में या बड़े होते जाते हैं, तो हमारे जो पीछे हमें मिले हुए लोग होते हैं उन्हें हम भूलते जाते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बुढ़ापे तक भी नहीं भूलते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम याद रखना चाहते हैं लेकिन वो हमें याद आते नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरों के स्मरण, मतलब दूसरों के याद दिलाने पर भी उनको याद करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर कहती हैं कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो हमारे मेरा उससे सख्य का मतलब होता है मेरी उससे मित्रता इतनी थी कि उसका चित्र पहली कोटि में रखा जा सकता है। मुझे मतलब आज भी इतने अच्छे से उसकी रंग रेखाएं, वो किस तरीके की दिखती थी, ये सब मुझे आज भी याद है। ठीक है, तो गद्यांश के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? गद्यांश के पाठ का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। गद्यांश के पाठ का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है, अतीत और वर्तमान के बीच के समय की खाई बढ़ने पर क्या परिणाम मिलता है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई जैसे जैसे बढ़ती है, यहाँ पर देखो समय प्रवाह का पाठ ज्यों ज्यों चौड़ा होता है, चौड़ा होने का मतलब वही है खाई बढ़ना। ठीक है, त्यों त्यों हमारी स्मृति में अनजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है। तो जैसे जैसे चौड़ा होता है, खाई बढ़ती है, तो हमारी स्मृति, हमारी यादों में क्या होता है, परिवर्तन आने लगता है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा क, इसका आंसर हो जाएगा, परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव की चित्रशाला डैश गहरा होता है, पंक्ति में चित्रों से क्या मतलब है? तो आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें शैशव की चित्रशाला जो होती है, मतलब जो बचपन की चित्रशाला होती है, बचपन की यादें होती हैं, वो जो चित्र हैं उससे क्या मतलब है? व्यक्तियों से, तस्वीरों से, वस्तुओं से या घटनाओं से? तो इसका आंसर है व्यक्तियों से। मतलब जो व्यक्ति हमारे बचपन में भी हमें मिलते हैं, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पर बतानी है। वार्धक्य का क्या अर्थ है? वार्धक्य का अर्थ होता है बुढ़ापा। ठीक है, ख। नेक्स्ट है, लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान के बीच किस प्रकार के संबंध थे? तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो उनके बीच में रागात्मक संबंध थे। ठीक है, यहाँ पर देखो संबंध ऐसा था, एक मिनट, हमारा रागात्मक संबंध गहरा होता है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके बीच में रागात्मक संबंध थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी रेखाएं और रंग चटकीले होते चलते हैं। रेखाएं और रंग क्या मतलब है, इसका क्या संकेत करते हैं? बनावट और दृश्यता की ओर, रंग रूप और वेशभूषा की ओर, जीवन और व्यक्तित्व की ओर, या आकृति और वर्ण विन्यास की ओर। यानी जब हम किसी की रेखा और रंग की बात करते हैं तो हम उनकी बनावट और दृश्यता की बात करते हैं, यानी वो किस तरीके के थे, कैसे दिखते थे। ठीक है, उनकी बनावट कैसी थी, तो इसका आंसर है क।
नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन, और ये आपका आ जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ आपको व्याकरण संबंधी निम्नलिखित प्रश्न दिए हुए हैं, उनके निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अच्छा जैसे देखो ये 1 मार्क्स का है, तो आधा नंबर इस वाले के लिए और आधा नंबर इस वाले के लिए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है विलोम शब्द लिखने हैं पाच्य और नूतन के। तो पाच्य जो होता है, पाच्य का मतलब होता है जो पच जाए, ठीक है, और अपाच्य इसका विलोम शब्द होता है जो ना पचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपाच्य। नूतन क्या होता है, नूतन यानी पुराना, तो नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नया, है ना, नवीन, नवीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पाच्य का हो जाएगा अपाच्य, और नूतन का हो जाएगा प्राचीन। सॉरी, नूतन का मतलब होता है नया, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशय लेखक। अब आपको क्या करना है, उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके इनके लिखने हैं, अतिशय शब्द के और लेखक शब्द के। तो मैंने यहाँ पर अतिशय शब्द लिख दिया, लेखक लिख दिया, इनके उपसर्ग और प्रत्यय। तो अतिशय में अति उपसर्ग है, ठीक है, और लेखक में अक प्रत्यय है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग करके लिख दी। अगर आपका संधि विच्छेद में आया जाए, जैसे कि लेखक का आपको लिखना हो संधि विच्छेद, तो लेख जमा में अक, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लस का निशान बीच में लगा लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अरे तुम प्रथम श्रेणी से में उत्तीर्ण हो गए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बहुत आसान है, विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। मतलब विराम चिन्ह लगाओ, उसको दोबारा से लिखो। कैसे लिखोगे, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, और इसके बाद ये जो है ना, ये डंडा, ये होता है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी इसको आपको खत्म करना है सेंटेंस को। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में आप खत्म करते हो तो पीछे क्या लगाते हो, फुल स्टॉप। ऐसे ही हिंदी में खत्म करने के लिए हम विराम चिन्ह लगाते हैं। तो ये आपको लगाना है, कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से इसको पूरी सेंटेंस को लिख के और लास्ट में आपको यहाँ पर विराम चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपराधी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, यानी जिसने अपराध नहीं किया उस व्यक्ति को सजा नहीं देनी चाहिए। इसको वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना है, मतलब इसमें कोई ना कोई गलती है, उसको आपको ठीक करके दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। निरपराधी, इसमें गलती है आपकी। कैसे गलती है, यहाँ पर देखो निरपराधी की क्या स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, और ये जो है ना ध, इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, इस पे छोटी ई की मात्रा आपको लगानी थी इस तरीके से। तो निरपराधी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और लास्ट में विराम चिन्ह। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें ही, एक जंगल में 2 शेर रहते थे, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो एक जंगल में 2 शेर रहते थे, अभी ये सरल वाक्य है, कोई भी इसमें और नहीं लगा हुआ है, तथा नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये सरल वाक्य। सरल को आप संयुक्त में कैसे बनाते हो, उसमें और जोड़ के। तो एक जंगल में 2 शेर रहते थे और वे आपस में दोस्त थे, ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक और आशीर्वाद, इन शब्दों का सही रूप लिखना है या शुद्ध रूप लिखना है। ये अभी गलत लिखे हुए हैं, इनको ठीक करके लिखना है। तो ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, और आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, इसको अगर आप ठीक करोगे तो ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है और आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक दौड़ता है, इसको भाववाच्य में बदलना है। बालक दौड़ता है, तो ये अभी क्या है, ये अभी कर्मवाच्य में है, मतलब काम हो रहा है, ठीक है। और बालक दौड़ता है, इसको भाववाच्य में कैसे लिखोगे, बालक से दौड़ा जाता है, अब ये बन गया भाववाच्य में, अब ये बन गया भाववाच्य में, ठीक है, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदला है। नेक्स्ट है मुरारी अधोगति, ठीक है, इनका आपको संधि विच्छेद, जो मैंने आपको बताया था, इसका तो संधि विच्छेद होगा, ठीक है, एक मिनट, इसका तो संधि विच्छेद होगा, और इसको हमें जोड़ के इसकी हमें संधि करनी है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो, मुरारी, मुरारी जो था यहाँ पर मुरारी, इसकी अगर आप संधि करते हो तो मुर जमा अरी, संधि विच्छेद करेंगे तो मुर जमा अरी बन जाएगा। और ये वाला जो है अधः जमा गति, इसको अगर आप जोड़ोगे तो अधोगति बन जाएगा, ठीक है, ये संधि में आते हैं। नेक्स्ट है यथा समय, इसका विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यथा समय का विग्रह जब करोगे तो इसका विग्रह होगा समय के अनुसार, और इसमें है अव्ययी भाव समास, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन इसी का, अन प्रत्यय के 2 शब्द बनाने हैं। तो प्रत्यय आपको पता होगा, प्रत्यय जो होते हैं वो वर्ड में पीछे लगते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द में पीछे लगते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द में आगे लगते हैं। मैंने कैसे याद किया था आगे पीछे क्या है, यहाँ पर देखो प्रत्यय में प आता है और पीछे में भी प आता है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि ये हमेशा प्रत्यय जो है पीछे लगेगा, और उपसर्ग में उ आता है, उ जो है और से कुछ कुछ मिलता है तो उपसर्ग जो है वो आगे लग जाएगा, ठीक है, ये याद करने का इजी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए, ठीक है। अब 10 ये जो 26वां क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 4 नंबर में आता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको जो इसको गलत करके आता है, और उसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसका एक पैटर्न रहता है सप्रसंग व्याख्या का। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे, मैं आपको लिख के भी ऐसे दिखाऊंगी, उसके बाद आप उसका प्रसंग लिखेंगे, और लास्ट में आपको व्याख्या लिखनी होती है, ठीक है, लास्ट में आपको व्याख्या लिखनी होती है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। चाहे तो आप इसको मतलब अपनी कॉपी में लिख लो, और या फिर आप अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शोभित मतलब नेक्स्ट कह रही हूँ, फर्स्ट इसका पार्ट देखो, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनी चलत रेणु तन मेडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनु मत धूप गन माधक मधु ही पिए कटुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिए धन्य सूर एको पल इहि सुख का सत्कल्प जिए। देखो मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, ये वाला आपको जो नक्शे वाला है ये आपको आपके कॉपी में प्रैक्टिस करना है। तो ये वाला हम करते हैं, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर आप देखोगे संदर्भ यहाँ पर लिखा मैंने सबसे पहले। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ में आपको लिखना होता है कि ये जो काव्यांश है, जो ये पूरा काव्यांश है, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारी हिंदी प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 मतलब अगर आपको ना याद हो कि कौन से पाठ का है, क्या है, कैसे है, तो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, पर ये लिख देना कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है। और उसके बाद ये जरूर लिखना कि इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं सूरदास जी। संदर्भ में ये आता है हमेशा, सप्रसंग व्याख्या का ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, इसको प्लीज इसी तरीके से लिख के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो पाठ 2 सगुण भक्ति काव्य से लिया गया है, और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब आपको क्या काम करना है, जितने भी आपकी कविताएं हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी हैं, उन सभी के कवियों के नाम मतलब रचयिता जो हैं उनके उनके नाम आपको याद कर लेने हैं, हिंदी में और इंग्लिश में खासकर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लिखते हो प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हो, प्रसंग में लिखते हो कि इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इस पूरे उसमें अगर आपने इसको पढ़ा है अगर ढंग से और प्लेलिस्ट देखी है, तो उसमें आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वो भगवान के छोटेपन मतलब कि भगवान के जो कृष्ण बाल कृष्ण जो थे, उनके बालपन में उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से वो दिखते थे, उन्होंने कैसे यहाँ पर देखो मुख में उनके दही का लेप लगा हुआ है, यानी कि जो दही का लेप है वो कैसे लगा हुआ है, उनके चारू कपोल है, चारू कपोल का मतलब होता है बहुत सुंदर और बहुत ही मोहक गाल है उनके, कपोल यानी गाल, ठीक है, लोल लोचन है, इसके अलावा गोरोचन तिलक लिए मतलब उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है, लट लटकनी मनुमत मधुप मन मद गन मादक मधु पिए, मतलब उनकी जो लट है, उनकी लट उनके कपोलों पर उनके गाल पर ऐसे लटक रही हैं जैसे कि किसी ने जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं वो कैसे रस को पीती हैं, जो उनका रस निकलता है उसका जिसको हम शहद कहते हैं, उनको शहद को पी के कैसे वो बिल्कुल अद्भुत और उसमें खो जाती हैं, तो ऐसे ही उनकी लटें जो हैं उनके गालों पर आकर इसी तरीके से लग रहा है जैसे कि कोई मधुमक्खी जो है रस को पी के मोहित हो रही है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिए, और उनकी जो कंठ है, उनका जो गला है वो बिल्कुल हरी नख जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। धन्य सूर एको पल ही इह सुख का सत कल्प जिए, यानी कि सूर यहाँ पर आप हमेशा देखना सूरदास जी के जो भी काव्यांश होगा ना उनमें उनका नाम छिपा हुआ हमेशा मिल जाता है, कबीरदास जी का भी, रैदास जी का भी, ठीक है, तो रहीम का भी और खासकर, तो इन सभी के नाम अगर आप ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो याद करना है।
तो सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हो सूरदास कि तुम्हें तो इस पल का सुख यहीं मिल गया और ये ऐसा लगता है जैसे तुम सतयुग में आ गए हो। तो अब इसमें देखो प्रसंग में आपने अभी क्या क्या पढ़ा पूरा आपने व्याख्या कर ली, उसके बाद आप प्रसंग में देखो आपको क्या समझ आ रहा है। पर प्रसंग में आप लिखोगे सूरदास ने इन पदों में घुटनों के बल चलते बालकृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें व्याख्या करनी है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नंद यशोदा के घर के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। वो माखन को हाथ में लिए हैं और उनका शरीर धूल में लिपटा है, उनके गालों पर भी दही का लेप लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं, चलते हुए उनके घुंघराले बालों की लटे कपोलों पर झूलने लगती हैं, मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए। और मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगा दी है कि इस तरीके से भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। देखो व्याख्या बिल्कुल वो नहीं जो मैंने आपको मतलब जिस तरीके से मैंने लिखी है सेम ऐसे ही लिखो, आपको जो समझ में आ रहा है ना व्याख्या में वो आपको वहां पर लिख देना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि ये जो है अथवा में दिया हुआ है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये नक्शा जो हमने पाठ पढ़ा था उसका ये वाला है। ठीक है, अब आपको ये वाले का सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 27वां प्रश्न। इसमें आपसे बोला गया है कि कोई भी दो के उत्तर आपको देने हैं 50 से 60 शब्दों में, 3 और 3 मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो मैं तो यहाँ पर तीनों करवाने वाली हूँ, पेपर में आपको सिर्फ 2 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार कविता के आधार पर लिखो कि कवि अपने घर के लगी पर्ची, घर पर जो पर्ची इनके लगे रहती थी उसको देखकर बेचैन क्यों उठता है, और घर आए अतिथि बिना मिले लौट जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, सो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर आपने संयुक्त परिवार कविता देखी होगी तो उनको मतलब उसमें क्या होता है कि कवि के घर के बाहर वो पर्ची लगी होती है क्योंकि उसके घर पे ताला लगा होता है ना। वो कहता है कि संयुक्त परिवार अब बिल्कुल छट के एकल परिवार बन चुके हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो वो कोई अटेंड करने वाला नहीं होता, वो पर्ची दिए बिना मतलब लौट जाते हैं। और वो सोचता है कवि की क्या पता नहीं क्या बात लेकर आया हो, उसको क्या बातें करनी हो, उसने तो पानी भी नहीं पिया, ठीक है, क्या पता प्यासा हो, क्या पता वो मुझसे मेरे साथ बैठकर उसका चाय पीने का मन हो, मैं उससे मिल भी नहीं पाया। तो वो सारी बातें उनके मन में चलती हैं जब वो पर्ची देखते हैं। लिखना कैसे है, संयुक्त परिवार कविता के अनुसार कभी अपने कवि हो जाएगा ये, कवि अपने घर पर लगी पर्ची को देखकर बेचैन इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई आगंतुक, आगंतुक का मतलब होता है मेहमान, दूर से आया हो और उसे पानी तक पीने का मौका नहीं मिला हो, या फिर कोई जरूरी खबर लेकर आया हो। अब इसमें एक मतलब इसी में ये पार्ट भी था कि घर आए अतिथि बिना मिले लौट जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, घर आए अतिथि अगर बिना मिले लौट जाएं तो हमें बहुत दुख होता है और बेचैनी भी कि क्या पता क्या संदेश लेकर आया हो, वो उसने तो हमसे बात भी नहीं की, वो बेचारा पानी भी नहीं पी पाया। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं कवि स्मृतियों के द्वंद्व से मुक्ति की कामना क्यों करता है। तो ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें कई सारी स्मृतियां होती हैं कवि के सामने, और वो कई सारी स्मृतियां मधुर होती हैं, बहुत ज्यादा मीठी होती है, और कुछ कटु होती हैं, बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं। मतलब हमारे लिए भी कुछ ऐसी यादें होती है जो काफी मीठी काफी अच्छी होती है जिन्हें हम याद करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी यादें होती है जो हमें काफी कड़वी लगती हैं और हम नहीं चाहते उन्हें याद करना। तो कवि के सामने भी वही सारी यादें थी। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं इनके मेरे सामने मीठी यादें और कड़वी यादें, इनके चयन का द्वंद्व है, मतलब मैं इन्हें चुनना चाहता हूँ इनमें से अच्छी और जो ठीक अच्छी यादें थी। ठीक है, उनका द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई है। कवि स्मृतियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, मतलब जो उसकी यादें हैं ना उनसे वो मुक्ति चाहता है, ना वो अच्छी याद करना चाहता ना बुरी, वो दोनों को करके पछताता है ना। मीठी याद करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम काश उसी समय में वापस चले जाएं, कटु याद करते हैं तो ये सोचते हैं कि वो समय फिर दोबारा लौट कर ना आए। तो दोनों को याद करके हम पछताते हैं, सोच नहीं पाता है वो कि इन सुधियों के बंधन से वो कैसे अपने आप को आजाद करे। ठीक है, और इसीलिए वो कहता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, और इन दोनों के द्वंद्व से वो मुक्ति की कामना करना चाहता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आप 2 कर लोगी तो बहुत है,
मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। परशुराम के उपदेश कविता के संदर्भ में दिनकर जी की भाषागत विशेषताओं पर आपको टिप्पणी करनी है। तो इस कविता के द्वारा देखो, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उन्होंने परशुराम के उपदेश कविता लिखी है। उसमें वो कहना क्या चाहते, पहले मैं ये समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे उनकी भाषागत विशेषताएं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने देशवासियों के मन में चेतना और वीरता का भाव भरने की चेष्टा की है। इस कविता का मूल भाव अन्याय और अत्याचार के प्रति आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि जो लोग अत्याचार और अन्याय को सहते हैं वो कायर होते हैं। परशुराम के उपदेश में हमने देखा था कि तुम अगर किसी भी परेशानियां आपके सामने आ रही हैं, कोई भी कठिनाई आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके आवाज आपके उसके उससे लड़ना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और अगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कि वो डरपोक है और वो अत्याचार को सहना चाहता है। ठीक है, अब देख लो इसकी भाषागत विशेषताएं। तो एक मिनट, अच्छा 27, ठीक है ठीक है। तो भाषागत विशेषताएं मैं वैसे ही आपको लिखवा देती हूँ। तो आपने लिखनी है दिनकर जी की भाषागत विशेषताओं के लिए। सबसे पहले तो उनकी भाषा हमेशा सरल, सहज और भाव प्रकट करने वाली होती थी। ठीक है, भाव प्रकट करती हैं, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं। सेकंड में आप लिखोगे कि उनकी भाषा में, भाषागत विशेषताओं में बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं, अलंकारों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब भाषा कैसी होती है उनकी, जो हम ये पूरा हम पढ़ते हैं, उनके काव्यांश पढ़ते हैं, उनके हम गद्यांश पढ़ते हैं, तो उनमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा उनकी भाषा में हमें औजस्य का भाव मिलता है। ठीक है, औजस्य का भाव मिलता है। फोर्थ है, उसमें हमें बहादुर या फिर वीरता का रस देखने को मिलता है। ठीक है, तो 4 मैंने लिखवा दी हैं, बाकी भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद मतलब 3 नंबर का था तो 4 लिखवा दी, काफी है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका आंसर करना है। 5 क्वेश्चन का ही 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो काव्यांश का क्या है, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें अंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवादी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये जो है, इसमें कवि कह रहा है कि जो अस्थियां मतलब अपनी अस्थियां को बारी बारी जलाकर, यहाँ पर हमें हमारे जो सैनिक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी जान का मोल, अपनी गर्दन का मोल का मतलब क्या होता है, जिन्होंने अपनी जान का मोल नहीं समझा, जिन्होंने ये नहीं समझा कि हमारी जान कीमती है या हमारा देश कीमती है हमारे लिए, तो उनके लिए तुम आज उनकी जय बोलो। ठीक है, कलम यानी कवि अपनी कलम से कह रहा है कि ऐसा लिखो कि उनकी जय हो जाए। ठीक है, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। मतलब इतने सारे सैनिक हमारे जो काफी, लघुदीप का मतलब है जो काफी मतलब कम समय के लिए जले। ठीक है, तूफानों में एक किनारे पर रहे, जो जले और जिन्होंने जलाया, मतलब जले जलाने का मतलब ये है कि जिन्होंने, जो खुद तो मरे लेकिन हमारे दुश्मनों को भी मार कर मरे, और किसी दिन वो बुझ गए, और कभी भी उन्होंने हमसे अब अपना स्नेह मतलब अपने लिए प्यार नहीं मांगा, आज उनकी जय बोलो। ठीक है, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिन्ह नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लाल शिखाओं का मतलब क्या है, जिन्होंने मतलब अपना उनका खून पिया। ठीक है, तो अपनी अलग अलग दिशाओं में जो उनके खून से लिपट रही हैं, जो लपट रही हैं दिशाएं, और इसके अलावा जो सहमे से सिन्ननाद हैं, और धरती अभी तक डोल रही है उनके जाने से, तो आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो चकाचौंध का मारा क्यों है, चकाचौंध का मारा इसीलिए है क्योंकि जो इतिहास है वो हमेशा मतलब हमारे जितने भी इतिहासकार, ये जितने भी हमारे ये सैनिक हुए हैं, वो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं, क्योंकि जो इतिहास है वो हमेशा चकाचौंध पर लगा रहता है। ठीक है, और ये अंधा है, और इनकी महिमा के साखी,
साखी किनकी महिमा की? सैनिकों की महिमा के साखी हमेशा सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और खगोल होते हैं, और आज उनकी जय बोल कलम। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कलम से किनकी जय बोलने के लिए कहा जा रहा है और क्यों? कलम से जो है हमारे भारतीय सैनिक, उनकी जय बोलने के लिए कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने हम अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नेक्स्ट है, लिए बिना गर्दन का मोल का क्या आशय है? यानी बिना गर्दन का मोल लिए मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना, ठीक है, बिना अपनी जान की परवाह किए जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान के साक्षी कौन है और कैसे? स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान के साक्षी, यहाँ पर आप इन्हें अभी देखा था, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, खगोल, भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सूर्य, चंद्र, खगोल, भूगोल, खगोल और भूगोल। क्यों है और कैसे हैं? कैसे आप लिखोगे, क्योंकि ये सारी चीजें कभी भी मतलब गायब नहीं होती या कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये जब से इतिहास है तब से ये सारी चीजें हमें यहाँ पर धरती पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास को अंधा क्यों कहा गया है? इतिहास को अंधा इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो चकाचौंध का मारा है, ठीक है, वो सिर्फ चकाचौंध को देखता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जो उन्होंने बलिदान दिया है उसका हम सम्मान करें, उनके बलिदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और दूसरी बात, हमारे देश की रक्षा के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, उस देश की संप्रभुता, ठीक है, उस देश की संप्रभुता और उस देश के सम्मान की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा का हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है, रक्षा का हमारा कर्तव्य बनता है। कर लेंगे ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा तो मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक मिनट रुको, हाँ, तो अब आपको एक क्या दिया हुआ है? गद्यांश दिया हुआ है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। फर्स्ट वाला मैं करवाती हूँ, सेकंड वाला आपको करना है। सेकंड वाला मैं बता देती हूँ, ये जो टिप्पणी यहाँ पर ये लिया हुआ है कुटज चैप्टर से लिया हुआ है। इसकी व्याख्या कैसे करोगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे मन में सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह था, क्योंकि उनका संबंध हिंदू महासभा से रहा। मैंने नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश, सांप्रदायिकता नहीं, कम से कम ऐसा व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता जिसने देशभक्ति की इतनी बड़ी सजा भोगी हो। तो यहाँ पर जो है जो कवि है या जो रचयिता है इसका, वो कह रहा है कि वीर सावरकर के भाई को जो है फांसी की सजा दी जाती है 2 या 3 दिन पहले उनके मरने से, ठीक है। तो वो इतने बड़े कष्ट को भोग गए, और इसीलिए कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा जो उनके लिए मेरे मन में जो पूर्वाग्रह था, वो सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो हिंदू महासभा के थे, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वो सांप्रदायिक होने के साथ साथ इतनी बड़ी सजा उन्होंने भोगी थी, ठीक है। तो इससे मेरे मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हो क्या था, मेरे मन में उनके प्रति एक बहुत ज्यादा सम्मान था, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अब आपको ये वाली तो हो गई व्याख्या, ठीक है। अब जब आप व्याख्या करते हो ना, तो उसमें आपको गद्यांश की व्याख्या करते वक्त आपको हमेशा उसमें लिखना होता है कि वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो उसका आपको संदर्भ लिखना होता है व्याख्या करते टाइम। तो संदर्भ में आप लिखोगे कि ये है, और ये आपका अंडमान डायरी चैप्टर जो है, अंडमान डायरी, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है श्रीकांत वर्मा, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पाठ अंडमान डायरी से लिया गया है। इसके रचयिता श्रीकांत वर्मा है।
उसके बाद आप ये व्याख्या लिखोगे कि इस अध्याय में लेखक ने सावरकर के प्रति अपने पूर्वाग्रह का उल्लेख किया है जो उनके हिंदू महासभा से जुड़े होने के कारण उत्पन्न हुआ था। लेखक ने यह महसूस किया कि हिंदू अस्मिता की तलाश को सांप्रदायिकता नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि सावरकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने देशभक्ति के लिए बड़ी सजा भोगी हो सांप्रदायिक नहीं हो सकते। इस प्रकार लेखक सावरकर के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए उनके देशभक्ति और बलिदान के महत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में जो दिया हुआ है ये तो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 50 से 60 शब्दों में, वही 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में पूछा गया है रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है इसमें गोपाल प्रसाद लड़कियों की उच्च शिक्षा का विरोध क्यों करते हैं, क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं या नहीं। तो जो हमने रीढ़ की हड्डी चैप्टर पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि जो गोपाल प्रसाद हैं वो काफी पढ़े लिखे सुरक्षित वकील थे। उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनके ये विचार थे कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि पढ़ाई लिखाई मर्दों के लिए बनी हुई चीज है। इसके विपरीत वो स्त्री के खूबसूरती को आवश्यक मानते थे। मतलब वो ये सोचते थे कि स्त्री का खूबसूरत होना जरूरी है, उसको खाना पकाना आना चाहिए, उसको गाना आना चाहिए, उसको चलना ढंग से आना चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई उनके लिए नहीं बनी है। वहीं जब हम देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक है, सफल है, व्यंग्यात्मक है। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे शंकर अगर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत ना होती कि वह 2 सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बात करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। ठीक है, शंकर जो था वो इतना मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो इतना समझदार नहीं था, वो इतनी व्यक्तित्व नहीं था उसका खुद का, वो अपने पिता गोपाल प्रसाद के कहने पर चल रहा था। ठीक है, और अगर वो ढंग का होता तो उसकी इतनी मतलब उसके पिता की इतनी हिम्मत ना होती कि वो इतनी अशिक्षा की बात करे, जबकि उसका पिता भी खुद वकील था। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब-दाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता तो बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो ये उसकी कायरता है। उसकी कायरता को दिखाने के लिए रीढ़ की हड्डी जो है वो उसे बिना रीढ़ की हड्डी का दिखाया गया है, और देखा भी होगा अपने चैप्टर में कि उसके खूब भी दिखाया गया है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण और सार्थक और सफल शीर्षक है। अब आपसे ये भी पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं गोपाल प्रसाद के, तो आप लिखेंगे नहीं, हम गोपाल प्रसाद के विचारों से सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उनका पढ़ा लिखा होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना, बल्कि उनके खूबसूरती से ज्यादा महत्व उनकी शिक्षा को दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक औरत या एक स्त्री पढ़ लेती है तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्यंग्य रचना से आप क्या समझते हैं। और पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ एक व्यंग्य रचना है तो इसकी पुष्टि करनी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दिखा देती हूँ। कोई 2 करने हैं, मैं आपको तीनों करवाऊंगी। व्यंग्य रचना क्या होता है? एक साहित्य की ऐसी विधा होती है जिसमें कि समाज, राजनीति, मानव व्यवहार की कमियां और विसंगतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज या व्यंग्य किया जाता है ताकि लोगों को सोचने और सुधार के लिए प्रेरित किया जा सके। देखो व्यंग्य रचना क्या होती है ना, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बात हमें डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, कोई ऐसी समाज की कमी है जो हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इनडायरेक्टली उसका मजाक बना रहे हैं या समाज को एक संकेत दे रहे हैं कि इस चीज में सुधार होना चाहिए, तो उसको व्यंग्य रचना कहती है। बेसिकली आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट तरीके से मजाक बनाकर एक इम्पोर्टेंट इशू को दिखाना। ठीक है, तो पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ जो है वो हरिशंकर परसाई ने लिखा है और ये एक व्यंग्य रचना है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 पीढ़ियों के बीच अंतर और संघर्ष को ये दर्शाता है, साथ ही कर्म किए बिना फल की इच्छा रखने वालों पर भी कटाक्ष करता है। यानी जो ये चाहते हैं कि हम कुछ ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए, उनके ऊपर भी ये जो चैप्टर है वो बताता है कि ऐसा नहीं होता। ये व्यंग्य रचना क्यों है? क्योंकि इसमें हमें हरिशंकर परसाई ने समाज में
पर्याप्त कुछ बुराई और बेतुकेपन पर तंज कसा है। ये रचना दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को उजागर करती है, जहाँ एक पीढ़ी पुरानी मान्यताओं और तरीकों पर चिपकी रहती है जबकि दूसरी पीढ़ी नए विचारों और तरीके को अपना रही है। ठीक है, एक ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो अपने तरीकों, अपनी मान्यताओं पर चिपकी रहना चाहती हैं और नई चीजों को नहीं अपनाना चाहती है, और जो नई पीढ़ी है वो नए विचार, नए तरीके को सीख रही है। ठीक है, तो यही आपका हरिशंकर परसाई ने बताया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी का प्रमुख पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों? दो क्वेश्चन करने थे, तीसरा मैं खुद से एक्स्ट्रा में करवा रही हूँ। ठीक है, तो पेपर में आप सिर्फ दो ही करना। तो चीफ की दावत कहानी जो है उसका मुख्य पात्र हम श्यामनाथ को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को एक बोझ या अनावश्यक वस्तु के रूप में देखता है और वह अपनी माँ की जीवन शैली से मेल नहीं खाता सॉरी, और उसे अपनी नौकरी और दिखावे के लिए वो मतलब अपनी माँ एक बाधा लगती है। उसको यूं लगता है कि अगर चीफ आएगा, ठीक है, और मेरी माँ को इस तरीके से देखेगा जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं पाएगी, तो उसको यूं लगता है कि कहीं मेरी नौकरी में रुकावट ना आ जाए, कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर लेंगे। श्यामनाथ की माँ को बोझ वो समझता है। श्यामनाथ अपनी माँ को अपनी नौकरी और सामाजिक जीवन के लिए एक बाधा मानता है। वह अपनी माँ को छिपाने और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है ताकि उसके बॉस और मेहमानों को उसकी माँ के बारे में ना पता चले। ठीक है, वह अपनी माँ को अपने घर में एक बोझ के रूप में देखता है और उसे अपनी जीवन शैली से मेल नहीं खाने वाला मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 5 नंबर का है, बहुत इजी है। इसमें आपको गद्यांश दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका आपको आंसर करना है। पहले तो आपको क्या करना है, गद्यांश को करने के लिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा। प्राणी जगत की सलामती के लिए वायुमंडल के संघटकों का संतुलन अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों से मानवीय कुचेष्टाओं के कारण वैश्विक तापमान में असाधारण वृद्धि का सिलसिला गंभीर मंथन का विषय है। जलवायु परिवर्तन की परिणति तापमान वृद्धि तक सीमित नहीं है, अन्य विकृतियां भी पृथ्वी के सभी भूभागों में अकाल, ध्रुवीय इलाकों में बर्फ का पिघलना, तूफान, सुनामी आदि के रूप में दिख रही हैं। समुद्री जल स्तर में जल वृद्धि से जल जीवन तो डामाडोल होता ही है, कई समुदाय भी विस्थापन को मजबूर होते हैं। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के दौर में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से, तो आप ये सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको आंसर करने हैं। तो जलवायु परिवर्तन का असर धरती के तापमान वृद्धि के साथ अन्य किन आपदाओं के रूप में दिखता है? तो हमने यहाँ पर देखा कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका जलवायु परिवर्तन इसका जो इसकी परिणति है वो तापमान वृद्धि तक सीमित नहीं है। ये हमें अन्य विकृतियां कौन कौन सी, अन्य आपदाओं या विकृतियां एक ही बात है, ये हमें पृथ्वी के सभी भूभागों में अकाल, ध्रुवीय इलाकों में बर्फ का पिघलना, तूफान, सुनामी आदि के रूप में दिख रही हैं। तो ये पूरा इसका यहाँ से लेके आंसर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे है। उसके बाद सेकंड वाले का आंसर देखते हैं। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के क्या दुष्परिणाम है? समुद्री जल स्तर में अगर वृद्धि हो रही है, मतलब जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, तो उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं? समुद्री जल स्तर में वृद्धि से जल जीवन तो डामाडोल होता ही है, कई समुदाय भी विस्थापन को मजबूर हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड ढूंढना है जो कि सेम लग रहा हो आपको, और फिर उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ तक मैं लिखूं। ठीक है, सो आपको आराम से ये वाला पैसेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य से क्या मतलब है? तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यहाँ पर आप देखो कि दौर में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सहभागिता के साथ नहीं निपट सकती। ठीक है, हाँ, तो चुनौतियों से बिना लोक सहभागिता के नहीं निपट सकता। तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का मतलब है कि सभी लोगों को साथ में आकर अपनी पृथ्वी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नहीं फोर्थ क्वेश्चन है, शून्य गैस उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? तो शून्य गैस उत्सर्जन, तो ये क्या होता है? ये है कि पेरिस समझौता का लक्ष्य है कि 2030 तक उत्सर्जन आधे तक सीमित रह जाए और 2050 तक शून्य स्तर पर टिक जाए। मतलब जो गैसों का उत्सर्जन है, गैसों का
जो आप कहते हो ये आप ये फ्रिज में से गैस निकलती हैं, ये सारी गैसेस जो हैं जो हमारी ओजोन परत को खराब करती हैं वो एकदम शून्य हो जाएं और ये ना निकलें। ठीक है, तो पिछले सवाल यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी का तापमान यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, धरती के तापमान वृद्धि को कम करने में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? तो हम कैसे अपनी उसको सहयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जीव जगत सांस ले सके, सुरक्षित रह सके। इसका आंसर भी आपको जो है इस पैसेज में मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देखो घरेलू सामान का फिर से उपयोग कर सकते हैं, मोटर वाहन और बिजली की कम खपत का अभ्यास कर सकते हैं, वृक्षारोपण जैसी अनेक युक्तियों से कार्बन उत्सर्जन को घटा सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब 30 सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, 50-60 शब्दों में लिखना है कुछ, मतलब ये दोनों ही प्रश्न करने हैं आपको। कोई आप इसमें देखो तो आपको कोई ऐसे नहीं लिखा, 2 लिखने हैं, दोनों ही करने हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का है। ओके, हाँ, 2 नहीं, सॉरी 1, ऐसे नहीं लिखा ना, कोई एक करना है, तो दोनों ही करने हैं। क ख ग नगर में विद्युतीकरण योजना के संपादन में देरी का होने का कारण स्पष्ट करते हुए मुख्य अभियंता अ प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को एक परिपत्र लिखना है। अच्छा देखो, मैं परिपत्र का आपको नमूना दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी से। मैं आपको एक नमूना दिखाऊंगी, ये इस तरीके से लिखना है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये नगर भी दे दिया, ठीक है, अब सब प्रदेश ये भी दे दिया आपको, और मतलब एड्रेस दे दिया है। इसमें आपको विद्युतीकरण योजना के संपादन में ना देरी हो रही है, तो इसके लिए आपको मुख्य अभियंता को पत्र लिखना है राज्य विद्युत परिषद से। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, पहले तो आप इसका पैटर्न देख लो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस से लिखोगे, और मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगी। तो ये परिपत्र का एक नमूना मैंने यहाँ पर लगा लिया है। परिपत्र क्या होते हैं? ये ऐसे पत्र, कार्यालय, ज्ञापन होते हैं जो अनेक स्थानों को सूचना देने और सूचना मंगाने के लिए एक साथ के रूप में भेजे जाते हैं, इनको हम परिपत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये नंबर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी, ये परिपत्र आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेन कंटेंट लिखना होगा ये पूरा, जैसे कि यहाँ पर एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर इग्नू के माननीय महोदय कुलपति नई दिल्ली में 15 अगस्त 2019 को प्राप्त। तो ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में आपको खत्म कर देनी है। उसके बाद सहायक निदेशक जो भी आपका डेजिग्नेशन है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे, और प्रतिलिपि यानी जिसे जिसे आपको प्रतिलिपि यानी कॉपी भेजनी है उसकी, वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। तो ये परिपत्र का एक नमूना होता है, मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से। फिर उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी, और आप मैच करके देख लेना आपने सही किया है या गलत। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को भी मैं आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, इसमें क्रेडिट कार्ड प्राप्ति हेतु अनुरोध करते हुए दीपक या दीपिका की ओर से क ख ग बैंक के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो मतलब आप या तो लड़के हैं तो दीपक, या लड़की हैं तो दीपिका लिखेंगे, और क ख ग बैंक है उनके प्रबंधक को आपको एक आवेदन पत्र लिखना है कि मैं क्रेडिट कार्ड मेरा प्राप्त मुझे नहीं हुआ है। तो कैसे आप लिखोगे, तो इसका आंसर देख लो। इसका आवेदन पत्र का एक नमूना होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से एक नमूना आपको दिखा दिया। यहाँ पर पूरा वो आएगा, क ख ग बैंक अधिकारी वगैरह वगैरह, ठीक है, महोदया। फिर उसके बाद मेन कंटेंट, और ये कुछ योग्यताएं वगैरह जो भी आप देख सकते हैं, और प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पर। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये जो है ये शैक्षिक योग्यता, अध्यापक अनुभव, रुचि एवं खेल लेखन अनुभव, ये जो है ये एक टीचर जो है एक शिक्षक अपने लिए आवेदन पत्र बनाया है, तो ये नहीं लिखना। आपको इसमें क्या लिखना है, इनकी जगह पर आपको लिखना है अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, कि मेरे क्रेडिट कार्ड का ये नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, वो सारी चीजें लिख दोगे। और फिर आप लिखोगे कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित जितनी भी प्रतिलिपियां हैं वो इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। ठीक है, फिर दिनांक आएगी, फिर भवती आएगा। तो ये पूरा आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके बताना है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन,
जिसको आपको इनके प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट में बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी प्रयुक्तियां हमारे जीवन में शामिल होने का कारण स्पष्ट करते हुए इसकी 2 श्रेणियों का उल्लेख करना है। तो इसका आंसर पहले देख लो। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी होती है वो हमारे दैनिक जीवन में कैसे शामिल होती है, मतलब हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो इनकी 2 श्रेणियां आपको बतानी है। तो बैंकिंग का क्षेत्र जो है वो भी हमारे व्यापार और वाणिज्य का ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रयुक्तियां जो होती हैं वो हमारे जीवन में सामान्य रूप से शामिल होती हैं और देश में आज ऐसे लोगों की संख्या संभवतः बहुत कम होगी जिनका बैंक में खाता ना हो। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र की प्रयुक्तियां मतलब ऐसी जो लैंग्वेज होती है जो बैंक में इस्तेमाल होती है वो हमारे दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल होती है। कैसे? जैसे अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्द, जैसे देखो बकाया, सौदा, अदायगी, बैंकर, ट्रेड यूनियन। आज के समय में सभी को ये शब्द पता है। कूपन, बजट, पार्सल, खपत, अमानत, नुकसान, बेदखली, दलाल आदि। तो ये सारे शब्द अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द और बोलचाल के प्रचलित शब्द कौन से हैं? क्षतिपूर्ति, मुआवजा, ठीक है, व्यवसाय, कारोबार, प्रतिष्ठा, हैसियत, संवैधानिक, कानूनी, आवेदन, अर्जी, शेष, बाकी, मूल्य, कीमत। ये सारे शब्द हमारे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द और बोलचाल के प्रचलित शब्द हैं। फिर परंपरागत देशी बैंकिंग प्रणाली संबंधी शब्द फुटकर, बट्टा, घाटा, पट्टा, साहूकार, हुंडी, गिरवी, बेबाकी पत्र। उसके बाद शंकर शब्द हैं और कुछ निर्मित शब्दावली या अभिव्यक्तियां हैं, जैसे शीर्ष, निविदा, देयता, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से ये सारे जो शब्द हैं वो हमारी बैंकिंग के क्षेत्र के शब्द हमारे जो बोलचाल की भाषा है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की 3 हमें विशेषताएं बतानी है। तो 3 विशेषताएं जो कि संचार माध्यम में जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है उनकी। तो संचार माध्यमों में मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला होता है समाचार पत्र और दूसरा पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, और दूसरा होता है रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ठीक है। ये मतलब ये जो प्रयुक्तियां हैं जो हम भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूप में शामिल होती हैं। लिखी हुई बात को हम 1 से अधिक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे समाचार और पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं ये हमारे संचार माध्यम है। ये जो हैं इनको हम 1 से ज्यादा बार पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर हमें एक बार में समझ नहीं आ रही है तो हमें जो है संचार माध्यमों में दोनों तरह की भाषाओं का रूप काफी अलग होता है। जैसे अखबार की भाषा चलन में आ गई है, संक्षिप्तियां का प्रयोग खूब होता है। भाजपा, सपा, बसपा, जदयू या जेडीयू जिसे बोलते हो। जबकि रेडियो और इनमें जो है ऐसे संक्षिप्तियों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे कि हम देखते हैं संचार माध्यमों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण होता है, मतलब सभी वर्गों के साथ उन्हें बातचीत करनी होती है। तो इनकी भाषा काफी सहज होती है, सरल होती है, स्पष्ट होती है, बोधगम्य होती है, ताकि जीवन के मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लोग उनको भी ये सारी संबंधित विषयों का पता चल सके, ठीक है। धर्म, कला, साहित्य, तकनीकी विषय, खेलकूद, राजनीति से लेकर बाजार आदि सभी विषयों की सामग्री इनसे प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली उनमें अवश्य ही समाहित होती है। फिर भी भाषा को सहज, सरल और व्यवहारिक बनाए रखना पड़ता है। संचार माध्यमों में जो हिंदी प्रयोग होती है वो विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली का सामान्य बोलचाल का रूप तो दिखाई देता ही है, साथ में यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों की हिंदी भी होती है। मतलब अंग्रेजी में जो इस्तेमाल होते हैं शब्द उनको हिंदी में पर्याय बनाकर उपयोग करना, ठीक है। अंग्रेजी रूप भी इनके इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राइम टाइम, सीधा प्रसारण, समाज, बुलेटिन, ऑन कैमरा, संपादकीय आदि। अब मैंने पूरा आपको आंसर दिखा दिया, आपकी बुक से लिया गया आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें लिखना क्या होगा, पॉइंट्स में आपको लिखना है कि इसकी कौन सी 3 विशेषताएं। पहली विशेषता ये होती है कि इसमें जो है हमें आम बोलचाल में जो अंग्रेजी हम इस्तेमाल करते हैं वो अंग्रेजी भी में शामिल होती है, संचार माध्यम जो होती हैं उनमें, ठीक है। सेकंड में आप लिख सकते हो कि इसकी भाषा जो है वो सरल, सहज और इस तरीके की होती है जो हमें सभी को समझ आती है, ठीक है। थर्ड में आप लिख सकते हो कि मतलब 1 बार से ज्यादा बार हम पढ़ सकते हैं अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। संचार माध्यमों का ये एक
आप कह सकते हो कि ये एक विशेषता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 34th क्वेश्चन। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में देना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव जीवन में कंप्यूटर ने अपना एक विशेष स्थान बनाया है। ठीक है, इस कथन की सत्यता कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली किन्हीं 4 उदाहरणों द्वारा करनी है आपको। मतलब कंप्यूटर जो है वो हमारे जीवन में किस तरीके से 4 तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो मानव सभ्यता के विकास में सूचनाओं के आदान प्रदान का विशेष महत्व रहा है, इसके अभाव में विकास संभव ही नहीं था, है ना। अगर हम सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं कर पाते तो क्या विकास हो पाता, है ना। अगर मतलब बाहर कोई चीज जो बाहर के देशों में हो रही है, अगर हमें पता ही नहीं चलती, ये सारी चीजें भी होती है, क्या हमारे देश में वो चीजें हो पाती। तो कंप्यूटर की क्षमता पर भरोसा नहीं था पहले लोगों को, लेकिन आज घर से बाहर तक सभी कामों में कंप्यूटर इस तरह घुसपैठ कर चुका है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। शुरुआत में जो कंप्यूटर था वो इतना सक्षम नहीं था, क्योंकि बहुत भारी भारी कंप्यूटर बनाए गए थे और वो बहुत ज़्यादा समय लेते थे एक छोटी सी कैलकुलेशन को भी करने में। लेकिन इसका विकास क्रम इस तरीके से हुआ है कि कंप्यूटर की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन आया है, मतलब अंदर से जो कंप्यूटर बनते हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। पहले जो है वो काफ़ी सक्षम और उपयोगी बन गया पहले से, है ना। आज कंप्यूटरों ने कार्यालयों में कामकाज को नया रूप दिया है। आज क्या होता है, आज फाइलें, रजिस्टर, ये सभी दफ्तरों से विदा होते जा रहे हैं, है ना। भारी भारी फाइलें, भारी भारी रजिस्टर, ये सब कोई नहीं रखता। अब सब चीज़ें क्या होती हैं, अब सब चीज़ें कंप्यूटर में से ही हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कामों के लिए जहाँ बहुत अधिक आंकड़े जमा करने पड़ते हैं, जैसे कि रेलवे आरक्षण, है ना, जहाँ टिकट आरक्षण के साथ साथ गाड़ियों के आने जाने से संबंधित सारी जानकारियाँ भी तुरंत उपलब्ध करानी होती हैं, वहाँ पर कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसके अलावा भी स्कूलों में भी कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, है ना। मतलब पूरे बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। आपके एनआईएस में भी कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब आप जो भी अपनी बुक्स भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो भी वो भी आपके ऑनलाइन कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाती हैं, मोबाइल से भी डाउनलोड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि मानव जीवन में कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से एक विशेष स्थान उसने बना लिया। बिना कंप्यूटर के आज हम अपने जीवन को सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है। आपके जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। आप सोचते हैं कि आप अपना जीवन या अपना एक भी दिन आप बिना मोबाइल फ़ोन के बिता सकते हैं, नहीं। तो ऐसा ही आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंकण से आप क्या समझते हैं। हिंदी भाषा में ये टंकण जो है वो किस प्रकार किया जाता है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। टंकण होता क्या है, टंकण जो है इसका मतलब होता है टाइपिंग। ठीक है, टंकण का मतलब होता है टाइपिंग। टाइपिंग जो हम कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। और ये टंकण कैसे हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, इसको पहले देख लो, ये आपकी बुक से लिया गया है, पहले ही बता दूं मैं। तो नोटबुक कंप्यूटर पर टंकण करते हुए टाइपराइटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि के कुंजी पटल को दबाकर टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया को टंकण या टाइपिंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर पर जो आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, उसके टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया, जैसे हम टाइप कैसे करते हैं, टेक्स्ट से तो दबाते हैं, तभी तो वो टाइपिंग या टंकण होता है। इंग्लिश में टाइपिंग कहते हैं और हिंदी में टंकण कहते हैं। हिंदी में टंकण 3 तरीकों से किया जाता है। पहला होता है ट्रांसलिटरेशन, यानी कि लिप्यंतरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें अंग्रेजी कीबोर्ड द्वारा हिंदी में टाइप टंकण किया जाता है, ये बहुत सरल होता है। तो इसके लिए लिंक वगैरह दिया हुआ है, ये आप देख लेना, गूगल क्रोम के लिए गूगल हिंदी, इनपुट टूल्स, ये सब देखना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल होते हैं, जिसमें कि हम अपनी हिंदी को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं इंडिक टूल्स को। और माइक्रोसॉफ्ट में इस तरीके से हम यहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और यहाँ पर आपका पेपर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर पेपर। ठीक है, ये पूरा था हिंदी का पेपर। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है ना, आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर प्लेलिस्ट देख लिया तो भाई सोने पे सुहागा है ये फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसमें मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि कोई
एक आधी बच्चा होगा जिसको डाउट होगा, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आपके डाउट्स को भी आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके कोई भी डाउट है तो। अब हम आ जाते हैं भाई इम्पोर्टेंट, क्या ऐसी अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। सो देखो, अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए हमने एक तरीके से बैच बनाया है, ठीक है। बैच कैसा बैच है, देखो, जो YouTube पर फ्री में पढ़ना चाहता है वो तो भाई YouTube पर तो आपको कंटेंट फ्री में मिल ही रहा है और वो मिलेगा भी, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है तो हम अपना एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में ज्वाइन होने के लिए 10th के लिए अलग बैच रहेगा, 12th के लिए अलग बैच रहेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है TH क्लासेस, वहां पर आपको हमें पर्सनली मैसेज करना है, ठीक है। आप पर्सनली जब मैसेज करोगे तो उसके बाद आपको हमारी टीम से कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी क्लास से हो, और बेहतर ये रहेगा कि जब आप मैसेज करो तो आप अपनी क्लास, अपना मीडियम ये सब लिख दो। बैच का प्राइस बहुत मिनिमम रखा गया है, इतना मिनिमम कि बहुत अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है तो भी आप इस बैच को अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है। इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इस बैच में आपको आपकी सिलेबस रिगार्डेड वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, उसके लिए आपको अलग से जो है आप अब हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो पेपर से रिलेटेड, और हम हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में 2 बार हम टेलीग्राम पर ही, बैच के अंदर ही टेलीग्राम पर ही एक तरीके से हम ग्रुप कॉल करेंगे, ठीक है। ग्रुप कॉल में क्या होगा, ये ग्रुप कॉल होगी आपकी सभी बच्चों की, ठीक है। उसमें सभी बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा, जिन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट ऐसा दूसरे बच्चे का भी समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप वो भी डाउट अपना क्लियर वहां पर कर सकते हो। सो ये बैच आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम देते हो तो, और आगे आने वाले भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे आगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। इस बैच का प्राइस मैंने बेयर मिनिमम इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बैच को इतने कम प्राइस में आपको देकर, मतलब प्राइस तो आपको टेलीग्राम पर जब आप करेंगे मैसेज तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ कि बस वो तो आपको पता ही है आपको YouTube पर कितना बेहतर कंटेंट मिला। और फ्री वालों की तो कोई चिंता नहीं है, फ्री वालों को तो मिलेगा, लेकिन बैच का ये फ़ायदा मिलने वाला है कि भाई आपको हमसे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ग्रुप पर भी आपकी बात होगी, ठीक है। कोई डाउट है तो आपको तभी सॉल्व करके दे दिया जाएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर आ जाना, TH क्लासेस को मैसेज कर देना, पर्सनली मैसेज करना है। ग्रुप के अंदर मैसेज आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ग्रुप में मैसेज का ऑप्शन डीएक्टिवेट करवा रखा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अभी तक आपने अगर ये हिंदी की वीडियो देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो आपका कमेंट भी मोस्ट वेलकम है। अगर आप कोई वीडियो कैसी लगी है ये बताना चाहते हो तो ये भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को TH क्लासेस को, ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े भाई, और तुम सब जितने भी लोग हैं उनकी हम और बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएँ। सो दिस वाज ऑल योर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम अच्छे से देकर आएँ और काफ़ी अच्छा करें अपने एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।